हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग क्रिया शारीर का पेपर 1 का लास्ट चैप्टर जो कि आहार पाक है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आहार पाक वर्णन। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? अवस्था पाक। ठीक है, तो आइए देखते हैं अवस्था पाक होता क्या है। तो ग्रहणी या पच्य, ठीक है, क्या लिखा है? ग्रहणी या पच्यमान आशय में विद्यमान पाचक अग्नि की समस्त क्रियाओं में पचन क्रिया प्रमुख होती है। क्या लिखा हुआ है? ग्रहणी जो होती है या पच्यमान आशय जो होता है, ठीक है, इनमें क्या विद्यमान पाचक अग्नि की समस्त क्रियाओं में जो होती है क्या? पचन क्रिया। जो पचने की क्रिया होती है वो क्या होती है? प्रमुख होती है। पचने की क्रिया होती क्या? प्रमुख होती है। इसमें स्थूल पाक के साथ कतिपय विशिष्ट पाक भी संपन्न होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अगर स्थूल पाक हो रहा है तो स्थूल पाक के साथ क्या होता है? विशिष्ट पाक भी संपन्न होता है। ठीक है, स्थूल पाक के साथ साथ क्या होता है? विशिष्ट पाक भी संपन्न हो जाता है। तो पंच भौतिक आहार के सभी अंशों पर एक साथ एक ही समय पर पचन क्रिया नहीं होती है। क्या बोला जा रहा है कि पंच भौतिक आहार के सभी अंशों पर, जो पंच भौतिक आहार होता है उसके सभी अंशों पर यानी उसके सभी भागों पर एक साथ एक ही समय पर पचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, यह भिन्न भिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार से पृथक पृथक रूप से संपादित होती है। क्या होता है? यह भिन्न भिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार से पृथक पृथक रूप से संपादित होती है। ठीक है, पच्यमान आहार पाचन की विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अंत में सारकिट्ट भागों में परिणत हो जाता है। क्या होता है? पच्यमान आहार जो होता है वो पाचन की विभिन्न अवस्थाओं की, जो पाचन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग जो पाचन होता है तो उनकी विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अंत में सारकिट्ट भाग में परिणत हो जाता है। ठीक है, जब भाई सारा आहार जो है वो पाचन क्रिया में तब्दील हो जाता है यानी पचित हो जाता है, यानी पाचन काल का जो अंत समय जो होता है वहाँ पर वो क्या होता है? सार और किट भाग में परिणत हो जाता है। ठीक है, सार भाग से दोष, समझिएगा इस लाइन को ध्यान से। सार भाग से दोष धातुओं की तथा किट एवं असार भाग से पुरीस मूत्र एवं वायु की पुष्टि होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखेंगे फिर से। सार भाग से दोष धातुओं की, ठीक है, सार भाग से किससे किससे? दोष और धातुओं की, तथा किट एवं असार भाग से, जो किट और असार भाग होता है उसमें से पुरीस मूत्र एवं वायु की पुष्टि होती है। आई बात समझ में? जो सार भाग होगा उससे दोष और धातुओं की पुष्टि होती है, और जो किट भाग होता है या असार भाग होता है उससे पुरीस मूत्र और वायु की पुष्टि होती है। अवस्था पाक के परिणाम स्वरूप मधुर अवस्था पाक के उपरांत श्लेष्मा की, अम्ल अवस्था पाक के उपरांत पित्त की तथा कटु अवस्था पाक के पश्चात वायु की वृद्धि होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैरा है ये। क्या बोला है? अवस्था पाक के परिणाम स्वरूप, जब अवस्था पाक का परिणाम निकलता है तो उसमें क्या होगा? मधुर अवस्था पाक के उपरांत श्लेष्मा की पुष्टि होगी। ठीक है, श्लेष्मा की वृद्धि होगी। मधुर अवस्था के बाद अवस्था पाक के उपरांत श्लेष्मा की वृद्धि होगी। अम्ल अवस्था पाक के उपरांत पित्त की वृद्धि होगी, और कटु अवस्था पाक के उपरांत यानी पश्चात वायु की वृद्धि होती है। ठीक, तो अभी हमने क्या क्या देखा? मधुर अवस्था पाक और अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, ये तीनों होते क्या हैं। ठीक है, आइए। मधुर अवस्था पाक, तो आहार पाक की अवस्थाओं में यह क्या है? प्रथम पाकावस्था है। जो आहार पाक की अवस्था होती है उसमें से ये प्रथम पाक की अवस्था है। यह अवस्था पाक मुख से प्रारंभ होती है। ये जो अवस्था पाक है कहाँ से प्रारंभ होगी भाई? ये अवस्था पाक मुख से प्रारंभ होती है। ठीक, और ये है क्या? प्रथम अवस्था पाक है, जो कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। और क्या है? आहार सर्वप्रथम जब मुख में प्रवेश करता है, आहार जो होता है वो सर्वप्रथम जब कहाँ प्रवेश करेगा? मुख में प्रवेश करता है, तब चवर्ण कर्म के साथ ही मुख से विद्यमान ऊष्मा एवं बोधक कफ आदि के सम्मिश्रण से वह कुछ रूपांतरित हो जाता है।
क्या होता है, जब चवण क्या बोला जा रहा है, जब मुख में प्रवेश करता है आहार, तब चवण कर्म के साथ ही मुख में विद्यमान, कहाँ पे विद्यमान, मुख में विद्यमान ऊष्मा एवं बोधक कफ आदि के सम्मिश्रण से वह कुछ क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। वह कुछ क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, इस समय आहार पचनोन्मुख होता है। ठीक है, इस समय जो आहार होता है वो क्या होता है, पचनोन्मुख होता है यहाँ। ठीक, इस अपक को आहार में मधुर रस उत्पन्न होता है। ये जो अपक को आहार होता है, इसमें क्या, कौन सा रस विद्यमान होता है, मधुर रस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक श्लोक देखेंगे, क्या है, अन्नस भुक्त मात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः मधुराघात कफो भावात फेन भूत उदीर्यते। इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये, मधुर अवस्था पाक का इम्पॉर्टेंट श्लोक, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, रट्टा मार लेंगे इसको। तो फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, क्या है, अन्नस्य भुक्त मात्रस्य, ठीक है, षड्रसस्य प्रपाकतः मधुराघात कफो भावात फेन भूत उदीर्यते। किसके अनुसार, आचार्य चरक। तो आहार से दोषों की उत्पत्ति एवं वृद्धि के प्रसंग में लघु वाग्भट अष्टांग हृदयकार ने कहा है कि 6 रसों वाला आहार भी प्रथम मधुर होकर फेन भूत कफ को उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, आहार से दोषों की उत्पत्ति एवं वृद्धि के प्रसंग में लघु वाग्भट जो है और अष्टांग हृदयकार ने क्या कहा है कि 6 रसों वाला आहार भी प्रथम मधुर होकर फेनभूत, ठीक है, कफ को उत्पन्न करता है, फेनभूत कफ को उत्पन्न करता है। तो ये तो था पहला क्या, मधुर अवस्था पाक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, अम्ल अवस्था पाक। क्या है ये, अम्ल अवस्था पाक। ये क्या है भाई, अम्ल अवस्था पाक है। ठीक है, तो अम्ल अवस्था पाक देखेंगे, प्रथम पाकावस्था के उपरांत अमाशय में द्वितीय अवस्था होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं आचार्य कि प्रथम अवस्था पाक के बाद अमाशय में क्या होती है, द्वितीय अवस्था पाक होता है। ठीक, इसमें समस्त अन्न अर्धपक्व या विदग्ध होकर अम्ल रूप हो जाता है। इसमें क्या होता है, समस्त अन्न जो है वो अर्धपक्व या विदग्ध होकर क्या हो जाता है, अम्ल रूप में हो जाता है। इस अवस्था में आहार पच्यमान अवस्था में रहता है। ये जो अवस्था रहती है इसमें आहार पच्यमान अवस्था में रहता है। ठीक है, पच्यमान अवस्था में रहता है, अर्थात इसका कुछ अंश पक्व एवं कुछ अंश अपक्व होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका कुछ अंश क्या होगा, पक्व होगा, और कुछ अंश क्या हो जाएगा, अपक्व हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, आचार्य चरक ने द्वितीय अवस्था पाक के संबंध में कहा है कि प्रथम अवस्था पाक के पश्चात आहार अमाशय में आगे की ओर बढ़ते हुए और पाकावस्था को प्राप्त होकर विदग्ध हो जाता है। ठीक, क्या बोला आचार्य ने कि द्वितीय अवस्था पाक के संबंध में कहा है उन्होंने कि प्रथम अवस्था पाक के पश्चात, किसके पश्चात, प्रथम अवस्था पाक के पश्चात आहार जो होता है वो अमाशय में आगे की ओर बढ़ते हुए और पाका अवस्था को प्राप्त होकर क्या होता है, विदग्ध हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई, विदग्ध हो जाएगा। इससे उसकी प्रतिक्रिया अम्ल रस में परिवर्तित हो जाती है। इससे क्या होगा, उसकी जो, ठीक है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो अम्ल रस में परिवर्तित हो जाती है, अम्ल रस में परिवर्तित हो जाती है। इस अम्ल रस के कारण पित्त की वृद्धि हो जाती है। पहले क्या होगा, अम्ल रस में परिवर्तित होगी और इसी अम्ल रस के कारण क्या होगा, पित्त की वृद्धि हो जाती है। इसी अम्ल रस के कारण पित्त की वृद्धि हो जाती है। तो इसका श्लोक क्या था, श्लोक ये है, परम तु पच्यमानस विदग्ध श्यामल भावतः, ठीक है, आशय उच्चम अन्नस्य, ठीक है, व मानस्य पित्तम अच्छ उदीर्यते। चरक, आचार्य चरक के अनुसार। फिर से देखेंगे श्लोक, परम तु पच्यमानस विदग्ध श्यामल भावतः, ठीक है, आशय उच्च वमानस्य पित्तम अच्छ उदीर्यते। ठीक है, पित्तम अच्छ उदीर्यते।
अब नेक्स्ट क्या है, कटु अवस्था पाक। तो पाचन की अवस्था में इसे तृतीय अवस्था पाक के रूप में जाना जाता है। प्रथम अवस्था पाक क्या था, मधुर अवस्था पाक, ठीक है। द्वितीय अवस्था पाक क्या था, अम्ल अवस्था पाक। अब क्या है, कटु अवस्था पाक, यानी कि तीसरे अवस्था पाक जो है वो कटु अवस्था पाक है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि पाचन की अवस्था में इसे तृतीय अवस्था पाक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पित्त धरा कला या गृहिणी में अन्न का पाचन, सार किट विभाजन एवं सार, ठीक है, सार भाग के अवशोषण के उपरांत किट रूप में परिवर्तित रहा आहार का अंश पक्वाशय या स्थूल आंत्र में पहुंचता है। क्या बोल रहे हैं आचार्य कि पित्त धरा कला या गृहिणी में अन्न का पाचन, सार किट्ट विभाजन, किसका अन्न का पाचन, सार किट्ट विभाजन एवं सार भाग के अवशोषण के उपरांत किट रूप में परिवर्तित रहा आहार जो होता है, किट रूप में परिवर्तित रहा आहार होता है, उसका अंश पक्वाशय या स्थूल आंत्र में पहुंच जाता है, ठीक है। स्थूल आंत्र में क्या होता है, पहुंच जाता है। यहाँ अग्नि की क्रिया से उसका शोषण अर्थात इसके स्नेह एवं क्लेद का पाचन एवं ग्रहण होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्नेह एवं क्लेद का पाचन एवं ग्रहण होता है, ठीक है। आचार्य चरक ने इस अवस्था पाक का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब आहार पक्वाशय को प्राप्त होता है, कहाँ को प्राप्त होता है, पक्वाशय को प्राप्त होता है आहार, ठीक है, तब अग्नि द्वारा शोषित होकर पिंड रूप हो जाता है, ठीक है। तब क्या होगा, अग्नि के द्वारा शोषित होकर किस रूप में हो जाएगा, पिंड रूप में हो जाएगा, ठीक है। और कटु रस का उदीरण होता है, कटु रस क्या हो जाएगा, उदीरण हो जाएगा। और जब कटु रस का उदीरण होगा तो क्या होगा, इससे वात की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा, वात की वृद्धि हो जाएगी। और जब वात की वृद्धि होगी तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पक्वाशय में उपस्थित अग्नि या ऊष्मा कोई अन्य न होकर पाचक अग्नि का ही अंश होती है। अब यहाँ पर जब वात की वृद्धि होगी तो फिर क्या बोला गया, पक्वाशय में उपस्थित अग्नि या ऊष्मा कोई अन्य नहीं है, ये क्या है, पाचक अग्नि का ही एक अंश है। ये क्या है, पाचक अग्नि का एक अंश होता है, ठीक है। तो पाचक अग्नि संपूर्ण महास्रोतस में विद्यमान रहती है। ये पहले ही हमने बताया था कि पाचक अग्नि जो होती है वो संपूर्ण महास्रोतस में क्या होती है, विद्यमान होती है, ठीक है। परंतु इसका मुख्य कार्य जो है वो क्षेत्र या स्थान, इसका मुख्य कार्य क्षेत्र या स्थान, क्या बोला जा रहा है, इसका मुख्य कार्य क्षेत्र या स्थान क्या है, गृहिणी, ठीक है। जो कटु अवस्था पाक है इसका कार्य क्षेत्र या स्थान क्या है, गृहिणी, क्लियर। पित्त धरा कला होता है, गृहिणी या पित्त धरा कला होता है। पक्वाशय में उपस्थित इसी पाचक अग्नि के अंश को वाग्भट द्वय ने मल अग्नि की संज्ञा प्रदान की है। क्या बोला जा रहा है, इसका क्या कहते हैं, पक्वाशय में उपस्थित इसी पाचक अग्नि के अंश को वाग्भट द्वय ने मलाग्नि की संज्ञा प्रदान की है, ठीक है, मल अग्नि की संज्ञा प्रदान की है। एक श्लोक है, पक्वाश्यम तो प्राप्त से शोष्यम आड़स्य वाहिन्ना, ठीक है, परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटु भावतः। ये आचार्य चरक का श्लोक है, कटु अवस्था पाक का इम्पॉर्टेंट श्लोक है, तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, जब आहार पक्वाशय में पहुंचता है और अग्नि क्रिया के द्वारा सुखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा लाइन को, जब आहार कहाँ पहुँचेगा, पक्वाशय में पहुँचेगा, तो क्या होगा, अग्नि क्रिया के द्वारा इसे क्या कहते हैं, सुखाया जाता है, इसे सुखाया जाता है, तब वह पक कर पिंडित रूप में हो जाता है, ठीक है। तब वह क्या हो जाएगा, पिंडित रूप में हो जाएगा पककर, और उसमें कटु भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब पिंडित रूप में हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कटु का भाव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। इस अवस्था में वात वृद्धि हो जाती है, इस अवस्था में क्या होगा, वात की वृद्धि हो जाएगी। इसे ही कटु अवस्था पाक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही कटु अवस्था पाक कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से तीनों पाकावस्था समाप्त होती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे विपाक या निष्ठा पाक। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके NCISM के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। इस नोट्स में कंप्लीट
एक्सप्लेनेशन है जितना भी उसमें टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और नोट्स को बनाते हुए चलिए। अब तो एग्ज़ाम पास में ही आ गए हैं। ठीक, तो अच्छे से देखिएगा। आइए टाइम को ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। विपाक या निष्ठा पाक, विपाक या निष्ठा पाक। तो आचार्य क्या कहते हैं कि अवस्था पाक के पश्चात संपन्न हुए पाक की अवस्था निष्ठा पाक है। आचार्य क्या कह रहे हैं कि अवस्था पाक के पश्चात संपन्न हुए पाक की अवस्था क्या है? निष्ठा पाक है। ठीक है, अवस्था पाक में विभिन्न स्थानों पर स्थित पाचक अग्नि द्वारा क्रिया होती है। क्या बोला जा रहा है कि अवस्था पाक में विभिन्न स्थानों पर स्थित जो पाचक अग्नि द्वारा क्रिया होती है। ठीक है, क्या होता है? पाचक अग्नि द्वारा क्रिया होती है। विपाक पाचक अग्नि की क्रिया संपूर्ण होने पर उत्पन्न आहार रस का परिणाम है। विपाक क्या है? पाचक अग्नि की क्रिया के संपूर्ण, पाचक अग्नि जो है उसकी क्रिया जो हो रही है उसके संपूर्ण होने पर उत्पन्न आहार रस का परिणाम। ठीक है, अवस्था पाक अमाशय एवं पक्वाशय में होता है। अवस्था पाक कहाँ होता है? अमाशय और पक्वाशय में। ये MCQ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, परंतु विपाक का आयुर्वेदी आचार्यों ने कुछ स्थान निर्देशित नहीं किया है। ठीक है, ये अमाशय और पक्वाशय स्थान तो हो सकता है, परंतु आयुर्वेदी आचार्यों ने क्या किया है कि इसका कोई भी स्थान निर्देशित नहीं किया है। ठीक, वह जठराग्नि पाक के पश्चात की क्रिया है। किसके पश्चात की क्रिया है? जठराग्नि पाक के पश्चात की क्रिया है। अतएव इसका स्थान पक्वाशय के पूर्व ही होना चाहिए। जब ये जठराग्नि पाक के पश्चात की क्रिया है तो इसका स्थान कहाँ पर होना चाहिए? पक्वाशय के पूर्व होना चाहिए। ठीक, जहाँ भोज्य पदार्थ शोषित किए जाते हैं, विपाक शोषण के पूर्व संपन्न होने वाला पाक है। ठीक है, तो विपाक क्या है? शोषण के पूर्व संपन्न होने वाला पाक है। क्लियर? एक श्लोक देखेंगे। जठरेण अग्निना योग अदुदेति रसांतरम रसानां परिणामम अन्ते सा विपाक इति स्मृतः। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं, बस कल हिंदी देख लीजिए इसकी। विपाक की परिभाषा का उल्लेख करते हुए अष्टांग हृदयकार ने कहा है कि जठराग्नि के संयोग से पाक हो चुकने के पश्चात आहार औसत द्रव्यों में जो अन्य रस की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। विपाक की परिभाषा को उल्लेख करते हुए आचार्य ने क्या कहा है? कहा है कि जठराग्नि के संयोग से, जब जठराग्नि का संयोग होता है तो मतलब जब मिलती हैं तो उसके पाक हो चुकने के पश्चात, जब उसका पाक हो चुका होता है, तब आहार औसत द्रव्यों में जो अन्य रस की उत्पत्ति होती है, आहार और औसत द्रव्य में जो अन्य रस की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहेंगे? विपाक कहते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? विपाक कहते हैं। तो वाग्भट ने क्या कहा था? त्रिधा विपाको, ठीक है, त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद अम्ल कटुकात्मकः। ये श्लोक याद कर लिएगा, ये आपको अष्टांग हृदय में भी मिलेगा और ये इम्पॉर्टेंट श्लोक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है फिर से एक बार देखेंगे इसको। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद अम्ल कटुक आत्मकः, किसके अनुसार? अष्टांग हृदय सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो इसका उल्लेख कर द्रव को तीन ये विपाक यानी मधुर, अम्ल और कटु अवस्था पाक बताए गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पित्त धरा कला और ग्रहणी। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? पित्त धरा कला और ग्रहणी, अर्थात अपक्व। क्या है? अपक्वम धारत अन्नम पक्वम सृजति पार्श्वतः। ठीक है, दुर्बल अग्निबला दुष्टा त्वम एव विमुंचयति। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर से देखेंगे इसको हम श्लोक को। क्या है? अपक्वम धारयतनम पक्वम सज्जति पार्श्वतः दुर्बल अग्निबला दुष्टा त्वम एव विमुंचति, त्वम एव विमुंचति। ठीक है, तो वही सेम श्लोक यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। तो अब हम इसका हिंदी देखेंगे। वह ग्रैणी अमाशय से न पचे हुए अन्न को धारण करती है और पके हुए अन्न को अपने पार्श्व भाग से छोड़ती है।
ठीक है, ध्यान समझिएगा ये लाइन। वह गृहिणी क्या करती है, अमाशय से ना पचे हुए अन्न को क्या करती है, धारण करती है। जो अन्न पचा हुआ नहीं है उसको क्या करेगी भाई, धारण करेगी। और पके हुए, किसके, पके हुए अन्न को अपने पार्श्व भाग से छोड़ती है। कहाँ से छोड़ती है, अपने पार्श्व भाग से छोड़ती है। जब गृहिणी का अग्नि बल दुर्बल हो जाता है, यानी मंद हो जाता है, जब गृहिणी का अग्नि बल जो होता है वो दुर्बल हो जाता है, ठीक है, दुर्बल हो जाता है, तो वह दूषित होकर अपक्व अन्न को ही विमुंचित अर्थात आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो बात आई समझ में कुछ। जब गृहिणी का अग्नि बल कम हो जाएगा या दुर्बल हो जाएगा या मंद हो जाएगा, तो वह दूषित होकर, क्या होकर, दूषित होकर अपक्व अन्न को, अपक्व अन्न जो होता है उसको विमुंचित करता है और क्या करता है, आगे की ओर बढ़ा देता है, आगे की ओर बढ़ा देता है। एक श्लोक है, षष्ठी पित्त धरा नाम या कला परिकीर्तिता, पक्व आमाशय मध्यस्थ तथा गृहिणी सा प्रकीर्तिता। ठीक है, अच्छा सुश्रुत के अनुसार है, फिर से एक बार देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा। षष्ठी पित्त धरा नाम या कला परिकीर्तिता, पक्वम अमाशय, ठीक है, मध्यस्थ तथा गृहिणी सा प्रकीर्तिता। आचार्य सुश्रुत के अनुसार छठी पित्तधरा नामक कला जो कि पक्वाशय और आमाशय के मध्य में रहती है, इसी को गृहिणी भी कहा जाता है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा कि छठी पित्तधरा नामक कला है जो कि पक्वाशय और आमाशय के मध्य में रहती है, इसी को गृहिणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गृहिणी भी कहा जाता है। सुश्रुत के अनुसार पित्तधरा कला चतुर्विध प्रकार के अन्न को आमाशय से प्रच्युत पक्वाशय में धारण करती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि पित्तधरा कला जो है वो चतुर्विध प्रकार के, जो 4 प्रकार के आहार होते हैं उनको, ठीक है, उनके अन्नपान को आमाशय से प्रच्युत यानी कि नीचे की ओर भेजता है। क्या करता है, नीचे की ओर भेजता है। कहाँ पर, पक्वाशय में धारण करती है। कहाँ धारण करती है, पक्वाशय में धारण करती है। नेक्स्ट लाइन क्या है, वृद्ध वाग्भट के अनुसार शरीर की छठी कला का नाम पित्तधरा कला है। जो वृद्ध वाग्भट हैं उनके अनुसार क्या है, शरीर की छठी कला कौन सी होती है, पित्तधरा कला होती है। ठीक, या पक्वाशय और आमाशय के बीच में स्थित होती है। तो ये जो पित्तधरा कला है ये कहाँ पे होती है, पक्वाशय और आमाशय के बीच में होती है। यही अंतर अग्नि का आश्रय स्थान है। यही क्या है, अंतर अग्नि का आश्रय स्थान होता है। ठीक है, या पित्तधरा कला का आमाशय से निकले पक्वाशय की ओर ले जाने वाले अन्न को बलपूर्वक रोककर पित्त की उष्णिमा से सुखाती है। देखिएगा इस लाइन को, या पित्तधरा कला जो है वो आमाशय से निकले पक्वाशय की ओर ले जाने वाली अन्न को बलपूर्वक रोककर पित्त की, ठीक है, पित्त की उष्णिमा से सुखाती है। किसमें से सुखाएगी ये, पित्त की उष्णिमा से सुखाती है। ठीक है, सुखाती है और क्या करती है, पचाती भी है। और क्या करती है, पचाती भी है। ठीक है, और पच जाने पर क्या करती है, आगे भेजती है। पहले क्या करेगी, सुखाएगी, पचाएगी और पच जाने के पश्चात क्या करेगी, आगे भेज देगी। ठीक है, दोष से आक्रांत होने पर या निर्बल हो जाने के कारण कच्चे अपक्व आहार को छोड़ देती है। क्या होगा, जब इसमें दोष आ जाएगा तो क्या होगा, दोष आने पर क्या होगा, या निर्बल हो जाती है। भाई दोष आए तो आदमी निर्बल हो जाता है, निर्बल, उसके पास कोई बल नहीं रहता। तो निर्बल हो जाने के कारण कच्चे अपक्व आहार को छोड़ देती है। क्या करती है, कच्चे अपक्व आहार को छोड़ देती है। क्योंकि यह अन्न का ग्रहण करती है, इसलिए इस पित्तधरा कला को गृहिणी कहते हैं। क्योंकि क्या करती है, अन्न को ग्रहण करती है, अन्न का ग्रहण करती है, अन्न को एक्सेप्ट करती, ग्रहण करती है, इसलिए इस पित्तधरा कला को गृहिणी कहा जाता है। इसीलिए इस पित्तधरा कला को क्या कहा जाता है, गृहिणी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सार और किट्ट का विभाजन। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। सार और किट्ट भाग का विभाजन, श्लोक इम्पॉर्टेंट नहीं है तो श्लोक मत ही याद करिएगा, हिंदी देखते हैं। जिस प्रकार नाना प्रकार की औषधियों से घृत सिद्ध करने पर स्नेह और अच्छे ये 2 भाग बनते हैं।
क्या बोला जा रहा है कि जिस प्रकार नाना प्रकार की औषधियों से घृत सिद्ध करने पर स्नेह और अक्ष ये दो भाग बनते हैं, उसी प्रकार पाचन हुए आहार से निर्मल सारभूत रहा और किट अर्थात मल ये दो भाग बनते हैं। उसी प्रकार क्या होता है कि पाचन हुए आहार से निर्मल सारभूत जो बचता है उससे किट अर्थात मल ये दो भाग बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आगे, पक्व अन्न किट और सार दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पक्व जो होता है वो पक्व अन्न जो होता है, पचा हुआ अन्न जो होता है वो किट और सार दो भागों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इनमें अन्न के अक्ष किट को मूत्र और धड़ किट को, ठीक है, घन कित्त को सकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, सकृत कहते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि इसमें अन्न जो होता है, अन्न के अक्ष यानी निर्मल स्वच्छ जो होता है उसके किट को क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं, और घन कित्त को क्या कहेंगे हम लोग, सकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, सकृत यानी कि पुरीष कहते हैं। सकृत यानी कि पुरीष कहते हैं। ठीक, अन्न का सार भाग पुनः अपनी अपनी सप्त अग्नियों से परिपक्व होता है। तो अन्न का सार भाग जो होता है वो पुनः अपनी अपनी सप्त अग्नियों से क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। ठीक है, आहार के पाचन के उपरांत उसका सार और किट्ट में विभाजन पाचक पित्त भूताग्नि धात्वाग्नि समानवात पित्त धरा कला और ग्रहणी इन सभी के प्राकृत समन्वय के द्वारा ही सिद्ध हो पाता है। तो क्या बोला जा रहा है, आहार के पाचन के उपरांत जब आहार का पाचन हो जाता है तो उसके पश्चात क्या होगा, सार और किट्ट में विभाजन पाचक पित्त, जो सार और किट्ट भाग में विभाजित होता है, पाचन पित्त पाचक पित्त भूताग्नि धात अग्नि समानवात पित्त धरा कला और ग्रहणी इन सभी का प्राकृत समन्वय के द्वारा ही सिद्ध होता था। ठीक है, इन सभी के प्राकृत समन्वय के द्वारा ही यह सिद्ध होता है। और नेक्स्ट क्या है पॉइंट, सार का अवशोषण। जो सार भाग होता है उसका अवशोषण देखते हैं। ठीक है, तो सार भाग का अवशोषण क्या होता है भाई, सार के अवशोषण का कार्य पाचक पित्त पित्त धरा कला एवं ग्रहणी समानवात और व्यानवात के द्वारा होता है। क्या बोला जा रहा है, सार के जो अवशोषण कार्य होता है वो पाचक पित्त पित्त धरा कला एवं ग्रहणी समानवात और व्यानवात के द्वारा होता है। ठीक है, इन्हीं सब के द्वारा होता है। तथा पक्वाशय में जल के अवशोषण के उपरांत आहार का वह भाग पिंडित रूप लेकर कठोर हो जाता है। और क्या होता है, जब पक्वाशय में जल के अवशोषण के उपरांत आहार का वह भाग पिंडित रूप लेकर क्या होता है, कठोर हो जाता है। पिंडित रूप लेकर क्या होता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार पक्वाशय और आमाशय के मध्य में रहता हुआ पित्त अदृष्ट हेतु से 4 प्रकार के अन्नपान का पाचन करता है। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि पक्वाशय और आमाशय के मध्य, कहाँ, पक्वाशय और आमाशय के मध्य में रहता हुआ पित्त अदृष्ट हेतु से 4 प्रकार के अन्नपान का पाचन करता है। 4 प्रकार के अन्नपान का पाचन करता है। वहाँ पर रहता हुआ वह अपनी आत्मशक्ति से शेष पित्त के स्थानों का तथा शरीर का अग्निकर्म के द्वारा अनुग्रह करता है। क्या बोल रहे हैं आचार्य कि वहाँ पर रहता हुआ वह अपनी आत्मशक्ति से शेष पित्त के स्थानों का क्या करता है, शरीर का अग्निकर्म के द्वारा अनुग्रह करता है। ठीक है, शरीर क्या करता है, पित्त के स्थानों का तथा शरीर का अग्निकर्म के द्वारा क्या करता है, अनुग्रह करता है। इस पित्त की संज्ञा पाचक अग्नि है। ठीक है, ये जो पित्त की संज्ञा है यही क्या है, पाचक अग्नि है। क्लियर। फिर क्या है, वात पित्त कफ की आहार पाक के समय उत्पत्ति। वात पित्त कफ के
आहार पाक के समय उत्पत्ति हेडिंग है। ठीक, तो दोष शरीर में शुक्र और शोणित के मल के समय से ही शरीर में उपस्थित रहते हैं। दोष जो होते हैं वो क्या होता है, शरीर में शुक्र और शोणित के मल के समय, ठीक है, मल के समय से ही शरीर में उपस्थित रहते हैं। जैसा कि कहा गया है, क्या कहा गया है, एक श्लोक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। शुक्र शोणित संयोगे यो भवेच्छो उत्कटः प्रकृतिर्जायते तेन तस्या में लक्षणम श्रेणुः। ठीक है, इम्पॉर्टेंट श्लोक नहीं, हिंदी देखिए। शुक्र शोणित गर्भाशय में संयोग के समय जो दोष उत्कृष्ट होता है, अर्थात स्वाभाविक रूप से प्रबल अवस्था में स्थित होता है, उसी के द्वारा मनुष्य की प्रकृति का निर्माण होता है। क्या बोला जा रहा है कि शुक्र शोणित के गर्भाशय में संयोग से, संयोग होता है मिलन, संयोग के समय जो दोष उत्कृष्ट होता है, अर्थात स्वाभाविक रूप में प्रबल अवस्था में स्थित होता है, उसी के द्वारा मनुष्य की प्रकृति का निर्माण होता है, उसी के द्वारा मनुष्य की प्रकृति का निर्माण होता है। अर्थात आचार्य सुश्रुत का उपयुक्त श्लोक से यह प्रदर्शित करते हैं कि शुक्र और शोणित में उत्कृष्ट अवस्था में स्थित दोष ही मनुष्य के प्रकृति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? आचार्य सुश्रुत का उपयुक्त श्लोक में क्या प्रदर्शित करते हैं? ये प्रदर्शित करते हैं कि शुक्र और शोणित में उत्कृष्ट अवस्था में स्थित दोष ही मनुष्य के प्रकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट अवस्था में स्थित दोष ही मनुष्य के प्रकृति का निर्माण करते हैं। ठीक, ये जो प्रकृति का निर्माण में कारक दोष है, ये जो प्रकृति का निर्माण हो रहा है, इसमें जो कारक दोष है वे शरीर में मृत्यु पर्यंत बने रहते हैं। कब बने रहते हैं ये? शरीर में किसके पर्यंत? मृत्यु पर्यंत बने रहते हैं। प्रकृति निर्माण कारक दोष के अलावा जो अन्य दोष की शरीर में स्थिति है, उन पर जीवन के विविध क्रियाकलापों का असर पड़ता है। ठीक है, शरीर में स्थित क्या बोला जा रहा है कि प्रकृति निर्माण कारक दोष के अलावा जो अन्य दोष की शरीर में क्या होती, स्थिति होती है, ठीक है, उन पर जीवन के विविध क्रियाकलापों का असर पड़ता है। ठीक, ये इतना इम्पोर्टेंट पैरा नहीं है, बस एक बार रीड कर लीजिएगा। तो दोष की इन भाव परिवर्तन का कारण अधोलिखित कारक है। कौन कौन सा कारक है भैया? देखते हैं। आहार विहार ऋतु व्यय, ठीक है, रात्रि व्याधि औषध, इतनी चीज़ें हैं। ठीक, और क्या लिखा हुआ है? उपयुक्त में से आहार पाक की प्रक्रिया के द्वारा दोष की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाता है। क्या बोला जा रहा है? उपयुक्त में से आहार जो होता है और आहार वो क्या करता है? आहार पाक की प्रक्रिया के द्वारा दोष की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका को निभाता है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि आहार पाक की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पाक होते हैं। कौन कौन से? अवस्था पाक और निष्ठा पाक होते हैं। ठीक, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो एक छोटा सा चार्ट है, आइए उसको देख लेते हैं। अवस्था पाक, दोष की उत्पत्ति और स्थान। तो मधुर अवस्था पाक पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम अवस्था पाक होती है, मधुर अवस्था पाक। इसमें क्या होता है? कफ दोष की उत्पत्ति होती है और मुख अमाशय में इसका स्थान होता है। अम्ल अवस्था पाक क्या होता है? द्वितीय अवस्था पाक होती है, इसकी उत्पत्ति पित्त दोष की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये पश्चिमाशय यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम होता है। ठीक है, इसका स्थान। फिर नेक्स्ट क्या है? कटु अवस्था पाक। नेक्स्ट क्या होता है? कटु अवस्था पाक, जो कि क्या करता है? वात दोष की उत्पत्ति करता है। ये पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, इसका विशेष स्थान है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इसका विशेष स्थान होता है। अब हम देखेंगे कोष्ठ की परिभाषा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अब स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। तो कोष्ठ की परिभाषा क्या है? कोष्ठे शब्द न अत्र आहार पाक आधार
उच्यते। ठीक है, श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी देखेंगे। कोष्ठ शब्द से आहार पाक क्रिया के आधारभूत संरचना का ग्रहण किया जाता है। क्या बोला जा रहा है? कोष्ठ शब्द होता है, इससे आहार पाक की क्रिया के आधार पर भूत संरचना का ग्रहण किया जाता है। जहाँ पर आहार पाक की क्रिया संपन्न होती है, क्या होता है? आहार पाक की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, श्लोक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कट कर देता हूँ मैं इसको। क्या बोला जा रहा है कि कोष्ठ को पुनः महास्रोतस शरीर मध्य, ठीक है, महानिम्न, सॉरी, हाँ, महानिम्न यानी खाली स्थान से युक्त जो होता है, आम पक्वाशय, इन पर्याय शब्दों से जाना जाता है। यह आभ्यंतर रोग मार्ग है। ठीक है, ये क्या है? आभ्यंतर रोग मार्ग है। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखेंगे। कोष्ठ को पुनः महास्रोतस यानी महान स्रोतस होने के कारण, शरीर मध्य यानी कि शरीर में मध्य में होने के कारण, महानिम्न यानी कि खाली स्थान से युक्त होने के कारण, आमाशय पक्वाशय, इन पर्याय शब्दों से जाना जाता है। यह क्या है? आभ्यंतर रोग मार्ग है। ये आभ्यंतर रोग मार्ग है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कोष्ठ के प्रकार और उनका लक्षण। तो कोष्ठ जो होते हैं वो क्या? दो प्रकार के होते हैं। कोष्ठ दो प्रकार के होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार क्या होता है? मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। ध्यान दीजिएगा, कोष्ठ दो प्रकार के होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार क्या होगा? मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। दो कोष्ठ याद कर लीजिए, मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। फिर यहाँ क्या बोला जा रहा है? अष्टांग हृदय के अनुसार कोष्ठ तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका एक श्लोक भी है अष्टांग हृदय कार में, कोष्ठा क्यूरो मृदुर मध्यो मध्यासात्य समय रूपी। ठीक है, अष्टांग हृदय के अनुसार है, ये अष्टांग हृदय की बुक में फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, तो क्या बोला है आचार्य ने? कोष्ठा क्रूरो मृदुर मध्यो मध्यासात्य समय रूपी, अर्थात लघुबाग भट्ट के अनुसार कोष्ठ तीन प्रकार का होता है। यह मृदु, मध्यम, ठीक है, मृदु, मध्यम, मध्य और क्रूर होता है। ठीक है, समझ गए? कोष्ठ कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है, मृदु, मध्यम और क्रूर। ठीक है, तीन प्रकार का होता है कोष्ठ। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार कोष्ठ तीन प्रकार का होता है, मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। ठीक है, दोनों के अनुसार सेम हो गया। अब हम एक एक को डिस्क्राइब कर देते हैं कि मृदु कोष्ठ क्या होता है, क्रूर कोष्ठ क्या होता है और मध्यम कोष्ठ क्या होता है। तो सबसे पहले मृदु कोष्ठ देखते हैं। तो मृदु कोष्ठ क्या होगा? पित्त की अधिकता वाला कोष्ठ मृदु होता है। इसमें दूध से भी विरेचन हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि पित्त की अधिकता वाला, जहाँ पर पित्त की अधिकता होगी वह कोष्ठ क्या होता है? मृदु होता है। और इसमें दूध से भी विरेचन हो जाता है। समझ गए? इसमें दूध से भी विरेचन हो जाएगा कि मृदु बोला गया। ठीक है, मृदु होता है, आसान होता है। तो जहाँ पर पित्त की अधिकता होती है वो क्या होता है? कोष्ठ मृदु होता है, इसमें दूध से भी विरेचन हो जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आइए नेक्स्ट क्या है? मृदु हो गया। अब क्रूर कोष्ठ देखेंगे हम लोग। क्रूर कोष्ठ क्या होता है? वात और श्लेष्मा की अधिकता वाला कोष्ठ क्रूर होता है। क्या बोल रहे हैं आचार्य? वात और श्लेष्मा की अधिकता वाला कोष्ठ क्या होता है? क्रूर कोष्ठ होता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? इसमें विरेचन कठिनाई से होता है। विरेचन क्या होगा? कठिनाई से होगा। भाई क्रूर से ही समझ में आ रहा है कि क्रूर वर्ड ही खतरनाक होता है, तो इसमें विरेचन क्या होता है? बहुत कठिनाई से होता है। क्लियर? नेक्स्ट कोष्ठ क्या है? मध्यम कोष्ठ। लास्ट कोष्ठ क्या है? ये मध्यम कोष्ठ। तो दोषों की साम्यावस्था वाला कोष्ठ मध्यम होता है। क्या बोला आचार्यों ने? दोषों की साम्यावस्था वाला कोष्ठ जो होता है वो क्या होता है? मध्यम होता है। जब दोष साम्यावस्था में होंगे, इसमें विरेचन साधारण द्रव्य से हो जाता है। इसमें क्या होता है? विरेचन जो होता है वो साधारण द्रव्य से हो जाता है। ठीक है, तो मृदु कोष्ठ वाले को औसत को, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि जो मृदु कोष्ठ होता है, तो मृदु कोष्ठ वाले को क्या करते हैं हम लोग? औसत की मात्रा क्या रखते हैं? मृदु मात्रा रखते हैं। ठीक है, तो मृदु कोष्ठ वाले को औसत की मृदु मात्रा देते हैं। ठीक है, यानी कम मात्रा में देते हैं। फिर क्या बोला है?
क्रूर कोष्ठ वाले को तीक्ष्ण मात्रा देते हैं। क्या बोला जा रहा है? क्रूर कोष्ठ वाले को तीक्ष्ण मात्रा देते हैं। ठीक है, अच्छे से प्रिंट नहीं है आप, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट नहीं हो पाया है। फिर क्या है? मध्यम कोष्ठ वाले को मध्यम मात्रा पिलानी चाहिए। यदि किसी का क्या हो, मध्यम कोष्ठ हो, तो उसे मध्यम मात्रा की औषधि पिलानी चाहिए। क्लियर? औषध पान किए हुए रोगी को विरेचन की ओर अपना ध्यान क्या करना चाहिए? रखते हुए, ठीक है, अपना ध्यान रखते हुए शैया के समीप विरेचन करना चाहिए। क्या बोला आचार्य ने? कि औषध पान किए हुए रोगी को विरेचन की ओर अपना ध्यान रखते हुए, ठीक है, उसका जो विरेचन हो रहा है उसकी ओर ध्यान रखते हुए शैया के समीप विरेचन करना चाहिए। शैया के समीप ही क्या करना चाहिए? विरेचन करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हमने मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ को पढ़ा, और आहार पाक चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और क्रिया शारीर का पेपर 1 भी समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रिया शारीर का सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, फटाफट कंप्लीट करिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं, डेट शीट भी आ गई है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, जो ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप सेंड कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? तो आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। ना समझ में आया तो आप वो भी कमेंट करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी करवाइए, ताकि वो भी इन लेक्चर्स को प्राप्त कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो आइए आज का लेक्चर यहीं भी समाप्त करते हैं। थैंक यू।